वर्तमान में लगभग 118 तत्व हैं। ठीक है, तो इन तत्वों को जो बांटा जाता है दो भागों में बांटा जाता है। एक तो आपकी धातु और एक है हमारे अधातु। ये जो दो भाग होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका धातु एवं अधातु। अब हम धातु को कैसे पहचानते हैं और अधातु को कैसे पहचानते हैं, समझते हो? तो सबसे पहला है, इसकी पहचान के लिए लिखेंगे, धातु में लिखेंगे वे तत्व जो कठोर चमकीले। नंबर 1 में लिखेंगे धातु। धातु क्या होती है? वे तत्व जो कठोर चमकीले विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु वे तत्व जो कठोर चमकीले विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे लोहा, कॉपर और सोडियम। जैसे लोहा, Fe, कॉपर और सोडियम। लोहा, कॉपर, Fe और सोडियम। हाँ, सोडियम। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? धातु हो गए। अब लिखेंगे एक शब्द होता है अधातु वर्धी है। अधातु वर्धी है। ये क्या है? ये गुण जो पाया जाता है, ये गुण कहां पाया जाता है? ये गुण धातु में पाया जाता है। धातु में पाया जाता है। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करते हैं? इस गुण की पहचान कैसे करते हैं भैया? इस गुण को हम कैसे पहचानेंगे? यानी कि धातु का एक गुण है, समझ लो, और इस गुण की हम पहचान कैसे करते हैं? तो लिखेंगे धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आधातावर्णीयता वर्धनीयता वर्णीयता कहते हैं। देखो, अब मान लीजिए हमारे पास कोई धातु है, आप उसी की पीट कर तो चादर बना सकते हो, प्लास्टिक की तो बना सकते हैं, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है। इसमें लिखेंगे चांदी तथा सोने में चांदी व सोने में सबसे ज्यादा किसमें होता है? चांदी व सोने में। देखिए, ये कह रहा है कि चांदी व सोने में यह गुण सबसे अधिक पाया जाता है।
जबकि जिस्ते में कम पाया जाता है। जिस्ता एक लोहे का जिस्ते में कम पाया जाता है। जिस्ता एक लोहे का प्रकार है भाई, जानते हो? यानी कि तन्यता की बात हो रही है। एक तुमने तन्यता शब्द सुना फिजिक्स में जब विद्युत पढ़ रहे थे। यानी कि तन्यता होती है जैसे किसी धातु को बारीक करके तार के रूप में उसको लंबा कर देना। और जो हम अब हम देख रहे हैं कि सोने में और चांदी में सबसे ज्यादा होती है अधातुवर्धय। तो ये क्या होती है, यानी कि आपने देखा होगा सोना एक ऐसी धातु है जिसके छोटे से छोटा रूप बनाने के बाद हम उसमें डिजाइनिंग कर देते हैं, समझ रहे हो? उसे तोड़ मरोड़ सकते हैं बारीक से बारीक करके, पर लोहे में या अन्य किसी धातु में इतनी नहीं कर सकते, समझ रहे ना? थोड़ा सा ही अगर उसे ज्यादा पीट दिया, उसकी क्षमता से ज्यादा चौड़ा करने की कोशिश करी, पतला करने की कोशिश करी, वो फट जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो सोने में और चांदी में सबसे अधिक होती है, जस्ते में सबसे कम होती है। ठीक है, ठीक है, आगे लिखेंगे तन्यता। तन्यता अगला शब्द है तन्यता। ये क्या है, लिखेंगे धातु को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को, धातु को तार के रूप में बारीक करके और भैया लंबा बना दिया, गोल बना दिया। जितना गोल और बारीक हो जाएगा, धातु को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। सबसे ज्यादा तन्यता किसमें मिलती है? सोना और चांदी। सबसे ज्यादा किसमें होती है? सोने में। कितनी ज्यादा हो सकती है? सोने में कितनी हो सकती है? एक आइडिया लगा सकते हो, बता सकते हो? एक आइडिया से कि भैया सोने में इतनी हो सकती है, बताओ। चलो 1 ग्राम सोना मैं तुम्हें दे दूं, 1 ग्राम सोना दे दिया मैंने आपको। अब मुझे बताओ 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बना सकते हो? पता है आपको? सबसे ज्यादा तन्यता सोने के अंदर पाई जाती है, और कितनी अधिक पाई जाती है? देखिए, अगर हमारे पास 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोना है, और तन्यता क्या होती है पहले मैं बता दूं। तन्यता क्या है? तन्यता किसी धातु को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता बोलते हैं। किसी धातु को तार के रूप में परिवर्तित करने को तन्यता बोलते हैं। और सबसे ज्यादा तन्यता सोने के अंदर पाई जाती है। और कितनी अधिक पाई जाती है? तो देखिए, मान लीजिए अगर 1 ग्राम सोना है ना, तो हम उसका 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। आप समझ सकते हो? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं 1 ग्राम सोने से। तो सोच के देखो उसके अंदर कितनी तन्यता होगी, है कि नहीं? 1 ग्राम तो बहुत छोटा होता है। हाँ, ठीक है, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं 1 ग्राम सोने से लगभग। चलिए अब बात करते हैं हम इसके अंदर रूप। रूप कैसा होता है? धातु के रूप की बात करें अगर, तो लिखेंगे धातु कमरे के ताप पर ठोस के रूप में पाई जाती है। धातु कमरे के ताप पर ठोस के रूप में पाई जाती है। केवल मरकरी यानी कि आपका पारा, ये जो पारा होता है ना, मरकरी बोलते हैं जिसको हम, ये द्रव के रूप में पाया जाता है भाई। ये एक ऐसी धातु है जो काहे के रूप में पाई जाएगी आपको? द्रव के रूप में।
मरकरी। धनत्व में लिखेंगे धातु का धनत्व क्या होता है, धातु का धनत्व, धातु का घनत्व लिखेंगे। सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, अधिक घनत्व व उच्च गलनांक सोडियम व पोटेशियम का देखिए धातु, मैं आपको बता दूं धातु में जो गलनांक होता है और घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है, समझ रहे हो। पर जो हमारा सोडियम है और पोटेशियम है इनका गलनांक कैसा होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लिखेंगे अधातु, नॉन मेटल, अधातु। धातु लिखिए वे तत्व जो कठोर चमकीले व धातुवर्धीय, तन्नीय और विद्युत और तथा ऊष्मा के सुचालक न हो, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक न हो। ये ऊष्मा के सुचालक जानते हो आप कैसे, समझते हो। ऊष्मा के सुचालक क्यों कैसे होंगे, देखो विद्युत के तो हम समझ जाएंगे कि भैया विद्युत का तो ये होगा कि इधर से अगर इसमें करंट छोड़ दिया तो इधर तक आ गया, तो हम कह देंगे कि विद्युत का सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक कैसे होगा, ये मार्कर ऊष्मा का सुचालक होगा या नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि ये अधातु है। अच्छा, जो धातु मान लीजिए लोहे की छड़ होती तो क्या ये ऊष्मा का सुचालक होता, कैसा होता है। कोई भी धातु ऊष्मा का सुचालक कब होती है, कोई भी धातु ऊष्मा का सुचालक कैसे होती है। मान लीजिए ये कोई धातु है, ठीक है, और ये लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ है। अब एक बात बताइए, ऊष्मा की सुचालक ये ऐसा होगी, विद्युत की सुचालक तो ये ऐसा होगा कि भाई इधर से करंट लगाया और यहां तक फ्लो कर गया इलेक्ट्रॉन। तो जो विद्युत के सुचालक और ऊष्मा का सुचालक, धातु का विद्युत का सुचालक व ऊष्मा का सुचालक होने का क्या गुण होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई विद्युत का तार लगा दिया और इसके इलेक्ट्रॉन लोहे की छड़ है, ये हमारी इससे बहते हुए इस छोर तक निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये विद्युत का सुचालक हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अब ये ऊष्मा का सुचालक कैसे होगा, ऊष्मा का सुचालक, अब मैं बताऊं कैसे होता है ऊष्मा का सुचालक। मान लीजिए हमने इस लोहे की छड़ के नीचे यहां पर कोई आग लगा दी मान लो, और ये आग की लपटें यहाँ पे लग रही हैं, इस पे जाके लग रही हैं, तो ये लपटें क्या करेंगी, इसको यहां से गर्म कर देंगी और ये धीरे धीरे इसके जो इलेक्ट्रॉन है वे आपस में गर्म करेंगे एक दूसरे को, और ये इस छोर तक गर्मी पहुंचा देगी, गर्म हो जाएगी। क्या इसमें ऊष्मा ना चली, चल सकती है ना। देखा ना, जब कभी कभी घर में चिमटा जो होता है वो चूल्हे में चिमटा लगा रह जाओ वैसे, तो पीछे तक गर्म हो जाता है, यानी कि उसमें क्या चलती है, ऊष्मा चलती है। तो चिमटा गर्म क्यों होता है, ऊष्मा के कारण, क्योंकि चिमटा लोहे से बना है और लोहा ऊष्मा का सुचालक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है, मान लीजिए ये हमारा कोई मार्कर है, अब मार्कर कैसे सुचालक नहीं है, मार्कर के नीचे हमने इस छोर पे आग लगा दी, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मान लीजिए जो इसके ये इतना हिस्सा इसका गर्म हो जाएगा, तो ये आगे ना बढ़ने से, आगे तो बढ़ने के नहीं है, ये आगे नहीं बढ़ने के, ये क्या होंगे, ये नष्ट होते रहेंगे। क्या होंगे, नष्ट होते रहेंगे। तो ये सुचालक थोड़ी होंगे, सुचालक थोड़ी होंगे,
वो तो गर्म हो जाएंगे, पिघलते रहेंगे, नष्ट होते रहेंगे, ठीक है ना। तो धातु होती है, और अधातु ऊष्मा की सुचालक नहीं होती, विद्युत की सुचालक नहीं होती, इसके अंदर तन्यता नहीं होती, इसके अंदर अधातु वर्धक गुण भी नहीं पाया जाता। तो देखिए धातु के अंदर ये सब गुण होते हैं, पर अधातु के अंदर ये गुण नहीं पाए जाते। आप समझ रहे हो? चलिए, अब ये कह रहा है ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अधातु में क्या आएगा? जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। धातु व अधातु। धातु क्या होती हैं? धातु होती हैं जिनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता हो, है ना, विद्युत की सुचालक हो, ऊष्मा की सुचालक हो, हाँ, और वो क्या काम कर सकती हो, वे जैसे कि वे कौन कौन से होते हैं? लोहा है, कॉपर है, सोडियम है ना, और सबसे ज्यादा होता है आपको ये जो चांदी और सोना। ऐसे ही हमारी अधातु है। अधातु क्या है? अधातु हमारा जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन। अब इन्हें ना तो हम बढ़ा सकते, ना घटा सकते, ना जला सकते, ऊष्मा नहीं चला सकते, ना विद्युत चला सकते। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, आपने भैया हमें एक बात बताई थी कि ये प्लास्टिक की छड़ है, डाउट आ रहा होगा, और आपने बताया तो है नहीं कि प्लास्टिक। एग्जाम्पल में तो नहीं लिखवाया आपने, कागज, प्लास्टिक, लकड़ी, ये भी तो धातु में आएंगी, पर ये कार्बन में आते हैं। ये क्या है? ये कार्बनिक तत्व है, समझते हो? तो जो हमारे कार्बनिक तत्व होंगे वे सब कार्बन के अंदर आ जाएंगे। और कार्बन का कैसा गुण है? ना तो उसमें धातु चल सकती, कोई भी कार्बन, जो भी कार्बन से बनी हुई चीज है उसमें ना तो धातु चलेगी और ना उसमें ऊष्मा की सुचालक होगी, ना उसमें ऊष्मा चल सकती है। अगर उसमें हम करंट लगाते हैं तो करंट का फ्लो आगे ना बढ़ेगा, ऊष्मा लगा देते वहीं पे जलनी स्टार्ट हो जाती है। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे लिखेंगे, अधातु में और गुण भी लिखवाने हैं, बताइए। अधातु के रूप लिख लो। अधातु के रूप मतलब जैसे किस रूप में पाई जाएगी? अधातु मेकअप करके शादी विवाह में मिल सकती है ऐसा तो रूप हो गई ना, है ना। तो इसे लिखेंगे अधातु गैस या ठोस रूप में पाई जाती है। गैस या ठोस रूप में पाई जाती है। अच्छा, कार्बन जो होगा वो ठोस रूप में पाया जाएगा, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये कैसी पाई जाएंगी? नहीं, ये गैस रूप में पाई जाएंगी, ये गैस रूप में होंगी। और जैसे कोयला है, कार्बन है आपका, हाँ, ये आपके ठोस रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखेंगे केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तत्व केवल ब्रोमीन को छोड़कर सभी अधात्विक तत्व, ब्रोमीन को छोड़कर सभी अधात्विक तत्व ठोस तथा गैस के रूप में पाए जाते हैं, पर ब्रोमीन जो है हमारा ये तरल रूप में पाया जाता है। कैसे रूप में? तरल। बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ब्रोमीन के बारे में देखिए। ब्रोमीन ज्यादातर पेपर में और बहुविकल्प में, अगर इस चैप्टर में से कोई बहुविकल्प बनता है तो ब्रोमीन के ऊपर जरूर बनता है। उसमें लिखा आता है कि निम्न में से धातु व अधातु की पहचान की, तो ब्रोमीन दे रखा होगा, या वो कहेगा कि ब्रोमीन क्या है, धातु है अधातु है, ठीक है। और ये ब्रोमीन किस रूप में पाया जाता है? द्रव के, तरल के,
ठोस के, गैस के, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गैस के रूप में लगाते हैं। ब्रोमीन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है, अधातु है, और ये हमें किस रूप में प्राप्त होता है, ये हमें तरल के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए आगे हमने धातु में और कौन सा गुण लिखा था भाई, तन्यता। धन है, हाँ जी। तन्यता। अधातु में तन्यता नहीं होती, आप अधातु को बढ़ा नहीं सकते, हाँ जी। तो लिख लीजिए अधातु में तन्यता, लिख लिया आपने, तन्यता है धातु में, इसमें तन्यता नहीं होती। अब मान लीजिए आपको कोयला दे दूं मैं, कार्बन, और मैं कहूं कि सब बढ़ा के लंबा करो, कितना पीठ छेद लो उसका चूर्ण बन सकता है ना। हाँ जी। पर उसे हम लंबा नहीं बना सकते। पर देखिए अचंभे की बात यह है, बहुत ही अचंभे की बात है कि तार को आप 1 ग्राम को 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो सोने के, इसीलिए तो सोना महंगा है। आदमी कोई चाहे वस्तु हो, कोई धातु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, डिमांड उसकी रहेगी जिसके अंदर गुण होंगे, समझते हो। अब एक दिन मैंने बताया था कि सोना जो है केवल लटकाने के काम आ सकता है ना, और तो कुछ काम है नहीं उसका। पर उसके अंदर ना गुण बहुत है, सोने के अंदर गुण बहुत है, इसलिए उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। आपके अंदर कोई गुण हो तो आप परिवार के सबसे अच्छे बच्चे हो, आपके अंदर गुण है तो आप क्लास में सबसे अच्छे बच्चे हो, है ना। आपके अंदर गुण है तो आप पूरे गांव मोहल्ले समाज के अंदर बहुत अच्छे बच्चे हो, और आपके अंदर गुण नहीं है तो आप बेकार, है ना। गुणों की तो बात है सारी। तो सोना सबसे ज्यादा गुणवान और सबसे ज्यादा जो महंगा है वो केवल अपने गुणों के ऊपर है। कोई कितना भी बुरा आदमी हो, सोने की 4-5 चीज पहन लो, अच्छा लगने लगेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोना देखिए कितनी तन्यता होती है सोने के अंदर, और सोना आभूषण तो है ही है, सबसे ज्यादा सुंदरता बढ़ाने वाला आभूषण सोना ही। चलिए क्या लिख रहे थे, अधातु में तन्यता नहीं होती, है ना। आगे क्या है इसमें, धनत्व। सामान्य अधातु का धनत्व सामान्य अधातु का धनत्व कैसा होता है, और गलनांक, धनत्व व गलनांक कम होता है, धनत्व व गलनांक कम होता है, ठीक है। एक अभिक्रिया लिखेंगे, धातु की रासायनिक गुणधर्म, धातु के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला रासायनिक गुणधर्म किसके साथ है, हम लिखेंगे वायु के साथ अभिक्रिया, वायु के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया। अगर आप धातु के साथ अभिक्रिया करते हो, वायु के साथ धातु की, यानी कि हमारे पास कोई धातु है, जैसे आप इसका सूत्र लिखिए आप, धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा वो एरो, वो बनाएगा धातु ऑक्साइड। धातु प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करने पर क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड बनाएंगे। अब पहली धातु ले लो, कौन सी लोगे, जैसे 2Cu, है ना, हाँ जी, प्लस ऑक्सीजन O2, आपने अभिक्रिया करी, ऊपर की अभिक्रिया कर रहे हो, है ना। तो क्या बनेगा बताइए, बताओ क्या बना, तो बना C2CuO,
यानी कि कॉपर ऑक्साइड क्या बन जाएगा हमारा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। अब लिखेंगे धातु की जल के साथ अभिक्रिया। धातु की जल के साथ अभिक्रिया। धातु की जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अब जल के साथ कैसी होगी? सूत्र लिखेंगे धातु प्लस जल। जल धातु प्लस जल, धातु की जल के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन। समझ रहे हो? लिखो उसमें रॉकेट क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब मान लीजिए हमने 2Na के साथ H2O मिलाया, भाई ये तो हो गया हमारा जल, हाँ जी। है ना? तो क्या बनेगा हमारा? 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा क्या बनता है? 2NaOH यानी कि धातु ऑक्साइड और ये आपके हाइड्रोजन और ऊष्मा। समझ रहे हो मेरी बात में? तो ये होती है हमारी जल के साथ, तो ये हो जाएगी। देखिए वायु के साथ तो इसे याद रख लियो, जल के साथ कहेगा तो इसे याद रख लेंगे। ठीक है, ठीक है। लिखेंगे अगली हेडिंग लिखेंगे अम्लराज। अम्लराज या एक्वा रेजिया। अम्लराज या एक्वा रेजिया, रेजिया ये होगा। लिखेंगे इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, है ना? हाँ जी। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3। HNO3 होता है ना, नाइट्रिक अम्ल, हाँ, तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का 3:1 के अनुपात 3:1 ऐसे 3:1 के अनुपात में तैयार किया गया ताजा मिश्रण अम्लराज कहलाता है। HCl और HNO3 देखिए अम्लराज कहलाता है, यानी कि सबसे हार्ड अम्ल जो बनता है वो क्या होता है आपका? HCl प्लस HNO3। इसमें क्या होता है? HCl की तो 3 मात्रा और इसकी 1 मात्रा, इन दोनों का जो मान लीजिए ये आपका 3 ग्राम हो गया, ये कितने ग्राम? और ये आपका 1 ग्राम। तो ये दोनों को जब हम एक मिश्रण बनाते हैं इनका, तो हमारा क्या बनता है? अम्लराज बनता है। क्या बनता है? अम्लराज। अम्लराज अम्लराज कहलाता है। आप समझ रहे हो? ठीक है।
नोट करके लिखेंगे। यह है सोना तथा सोना तथा सोना तथा प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। ये इतना हार्ड एसिड है, ये इतना हार्ड एसिड है कि सोने पे या प्लेटिनम पे अगर हम इसको डाल देते हैं तो ना उसे गला देगा, धुआं उठा लेगा उसमें, इतनी जल्दी गलाएगा उसको। समझते हो? ठीक है। अब लिखेंगे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक लिखेंगे विपरीत आवेशित आयन, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बनकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक लगा पता? आयनिक यौगिक क्या होता है? क्या होते हैं? जो भैया विद्युत को बंद कर। हाँ, ये क्या करते हैं? विपरीत आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयन जो होते हैं, उनको आकर्षित करके एक दूसरे से आकर्षित कर लेते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है। और ये ग्रुप बनता कब है? जो विद्युत बल लगता हो, धातु पर विद्युत बल लगेगा तो वे आयनिक यौगिक एक दूसरे को आकर्षित करके एक क्या बना लेंगे? ग्रुप बना लेंगे। और इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। आगे लिखेंगे आयनिक यौगिक के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बस पेपर के लिए मान लो पेपर में आए थे, जो पेपर में आए रखे हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, यानी कि इन आप कैसे पहचानते हैं, कैसे क्या होते हैं? तो लिखेंगे पहला भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। ठोस व कुछ कठोर होते हैं। वे सामान्यतः भंगुर होते हैं। कैसे होंगे? भंगुर होते हैं। अब लिखेंगे गलनांक व क्वथनांक। क्या सा होता है? गलनांक व क्वथनांक।
क्या होगा, लिखेंगे आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कैसा होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, घुलनशीलता। आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व आयनिक यौगिक जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल, केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय यानी कि अघुलनशील होते हैं। देखिए ये आसानी से क्या होगी, आयनिक यौगिक जो होंगे जल में आसानी से घुल जाएंगे, ठीक है। पर पेट्रोल में और केरोसिन है, मिट्टी का तेल, इनमें क्या होता है, इनमें ही घुलनशील नहीं होते, इनमें ही घुलते नहीं, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे विद्युत चालकता। विद्युत चालकता कैसी है विद्युत चालकता? तो भैया इनकी विद्युत चालकता लिखेंगे आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और जलीय विलयन में, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का, गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और रूप में, गलित रूप में विद्युत का, हाँ ये ठोस रूप में, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। अगर आयनिक यौगिक ठोस रूप में पाए जाते हैं, देखो अगर आप इन्हें जल में मिला दो, ठीक है, तो ये जल में क्या करेंगे, जल में मिलने के बाद वहां पे विद्युत का चालन करेंगे, और या आप इनको मतलब तरल बना दो गलाकर, और उस तरल को विद्युत का चालन उसमें भी करेंगे। पर अगर ये ठोस रूप में पाए जाए, ठीक है, तो ये फिर विद्युत का चालन नहीं करते, ठीक है, ठीक है। और बाकी हम इसका कल करवा देंगे पूरा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। अब ये बताओ, ये समझ में आया? आयनिक यौगिक कंप्लीट है, ये तो हो गया पूरा, ठीक है। और जो इसके टॉपिक हैं बचे हुए वे कल को पूरा कर देंगे। कोई डाउट हो, कोई पर्सन हो, कुछ याद ना रहा हो, इसमें समझ में आया हो, वो मेरे से पूछ सकते हो कल आके, ठीक है। और पढ़ो भैया, मेहनत से तैयारी करो।